मधु मुस्कुराते हुए बोली, आंटी करण साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। पर यह भी सच है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो उन्हें सिवाय अपने गुस्से के कुछ नजर नहीं आता। उनके इसी गुस्से की वजह से उन्होंने बहुत बार मेरी भी इंसल्ट की है, पर मैंने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, सिर्फ आपकी खातिर आंटी। उनकी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, अपना घर, अपने माँ पापा, अपनी नौकरी, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान भी, सब कुछ। इसलिए आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई लड़की आपके बेटे जैसे जिद्दी, घमंडी और बदतमीज इंसान से प्यार कर सकती है क्या? ये सब सुनकर शालिनी और मीरा दोनों ही मधु को हैरानी से देखने लगी। मधु मुस्कुराते हुए बेड पर आकर बैठी और सूटकेस से अपने कपड़े निकालते हुए बोली, पर रोहित वो बहुत अच्छे हैं। उनकी नज़र में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। वो औरतों की इज्जत करते हैं और हर परेशानी को बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करते हैं, जबकि करण साहब की नज़रों में एक गरीब लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। वो हर चीज को रुपयों की तराजू में तौलते हैं। नहीं मधु, मेरा करण ऐसा नहीं है, तभी शालिनी बोली। पर मधु ने उन्हें बीच में टोका, आपको पता है आंटी, जब मैं पहली बार रोहित से मिली थी तो उन्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यही है वो जिनका मुझे इंतजार था। मेरे और रोहित के बीच सब कुछ ठीक चल ही रहा था, पर फिर करण साहब की वजह से मीडिया में इतना तमाशा हो गया। उसके बाद सब कुछ उलझता चला गया। अगर करण साहब नहीं होते तो शायद मुझे रोहित मिल भी जाते, पर अब शायद मैंने उन्हें पाकर भी हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि मेरी इतनी बदनामी के बाद अब मुझे उनकी फैमिली कभी नहीं अपनाएगी। और ये सब करण साहब की वजह से हुआ है। पर मैं रोहित से सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए अगर वो मुझे ना मिले तो ना सही, कम से कम वो मेरे सामने तो रहेंगे। मैं उसी में खुश हूँ। यही सोचकर मैं यहाँ आई हूँ और महादेव से उनके लिए बस यही प्रार्थना कर रही थी कि वो जहाँ भी रहे, जिसके भी साथ रहे, हमेशा खुश रहे। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी बातें सुनकर मीरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे ले लिए और दरवाजे के बाहर दीवार से टिककर खड़ी हो गई। मधु अपने कपड़े फिर से अलमारी में रखते हुए बोली, और आंटी मैं जब यहाँ उनके लिए आई हूँ तो भला वापस क्यों जाने लगी? कल रात हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि उदयपुर पहुँचते पहुँचते हमें देर हो गई थी, और सुबह उठते ही आपके बेटे के स्वागत की तैयारी में मुझे अपना सामान ठीक से रखने का टाइम ही नहीं मिला। मधु की बातें सुनकर शालिनी उसके पास आई और उसकी ओर देखकर बोली, झूठ बोल रही हो तुम मधु, बहुत बड़ा झूठ। मैंने खुद तुम्हारी आंखों में करण के लिए प्यार देखा है। ये सुनकर मधु को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, आंटी मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि किसी की आंखों में देखकर ये कैसे पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। अब देखिए ना, मुझे तो आपकी आंखों में देखकर कुछ समझ नहीं आया कि आपको मुझे लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। आंटी मेरे दिल में करण साहब के लिए कोई जगह नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं एकदम अकेली हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना कहकर उसने अपनी सारी बुक्स टेबल पर रखी और शालिनी के पास आकर बोली, अच्छा आंटी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ, पर मैं आज आपके साथ नहीं बैठ सकूंगी। वो क्या है ना, आज आपकी बहू की मेहंदी है और मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर ढेर सारे काम करने हैं। इतना कहकर उसने आईने की ओर देखा। ओफो, मेरा तो सारा मेकअप खराब हो गया है, अब इसे ठीक करना पड़ेगा। वो ड्रेसिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठी और लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगाने लगी। शालिनी कुछ देर वही खड़ी उसे देखते रही और फिर बिना कुछ कहे उदास होकर वहां से चली गई। मधु ने आईने में उन्हें जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू झलक आए। वो रोते हुए बोली, आज तक तूने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया मधु, पर आज जब दिल दुखाया भी तो उस औरत का जिसने तुझे पहली बार ये एहसास दिलाया कि माँ क्या होती है। करण को खुद से दूर करने के लिए तू जो कर रही है, उसके बाद तो तू खुद अपनी ही नजरों में गिर गई है। पर तुझ पर कोई अपना पति, अपना मंगेतर छीनने का इल्जाम लगाए और तेरी वजह से दो परिवारों की इज्जत का तमाशा बन जाए, उससे तो बेहतर यही होगा कि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए। अब तुझे यहाँ रहकर अपनी जॉब करनी होगी, तभी तू आंटी को ये यकीन दिला सकेगी कि तेरे दिल में करण साहब के लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी आज जो इल्जाम उन्होंने तुझ पर लगाया है, उसके बाद तुझे यही रहकर उन्हें ये बताना होगा कि न तेरी माँ ने किसी से कुछ छीना है और न तू किसी से उसका कुछ छीनेगी। पर अब मुझे मीरा को सब कुछ बता देना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है। उसके बाद उसके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, तुझे मीरा के सारे सवालों के जवाब देने होंगे। वो तेरा एकमात्र सहारा है
अगर वो तुझसे नाराज हो गई तो फिर तेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर मधु अपने कमरे से बाहर आई और मीरा को ढूंढने लगी। वो इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। नीचे हो रही सजावट को देखते हुए उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो एक कोने में चुपचाप अकेली खड़ी थी। मधु उसके पास आई और उसने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो वो उसके गले लगकर बोली, आई एम सॉरी मीरा, मुझे पता है तेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब शायद मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था, पर मीरा, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है कि मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखना ठीक समझा। मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तभी मधु उसकी ओर देखकर बोली, तेरे हजारों बार पूछने पर भी मैंने तुझे ये नहीं बताया कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने तुझे बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो तू जाकर उन्हें सब कुछ बता देगी, और मैं नहीं चाहती कि तू करण को कुछ भी बताए। करण? मधु, तू करण से प्यार करती है? मीरा ने हैरानी से पूछा। मधु ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। मीरा को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उस पर भड़की, मधु तू पागल है क्या? क्यों खेल रही है अपनी जिंदगी के साथ? कब अपने बारे में सोचना शुरू करेगी? कब तक दूसरों के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाती रहेगी? इतना कहकर उसने मधु का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे वहां से ले जाते हुए बोली, तू चल मेरे साथ। तू अभी और इसी वक्त करण को बताएगी कि तू उससे प्यार करती है। उसके बाद जो होना होगा भोलेनाथ देख लेंगे। नहीं मीरा, मधु ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं करण को कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ परसों करण और रिद्धिमा की शादी का मंडप सजने वाला है। और रिद्धिमा वो लड़की है जो बचपन से उन्हें पाने का सपना लेकर बड़ी हुई है। मैं किसी के सपने तोड़ना नहीं चाहती, और अगर मैंने अपने बारे में सोचकर करण को सच बता भी दिया तो भी मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं और सबकी तरह उन्हें भी यही लगता है कि मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ। आज अगर मैं करण और रिद्धिमा के बीच आ गई तो लोग यही कहेंगे कि जो मेरी माँ ने किसी के साथ किया वही मैंने रिद्धिमा के साथ किया है, और मुझे सब कुछ बर्दाश्त है। पर ये इल्जाम नहीं, कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाए इससे पहले तो मैं अपनी जान देना ज्यादा पसंद करूंगी। मैंने अपनी जिंदगी बहुत पहले ही किस्मत के हवाले कर दी थी मीरा, इसलिए मुझे अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने पापा को उनके पैरों पर खड़ा करना है ताकि मुझ पर लगा ये कलंक धुल सके कि मेरी वजह से मेरे पापा व्हीलचेयर पर बैठे हैं। इससे ज्यादा अब मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने उसकी हथेली थामी और बोली, मधु ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ तुझे ऐसा लगता हो कि करण तुझसे नफरत करते हैं, पर वो भी तुझसे। नहीं मीरा, वो मुझसे प्यार नहीं करते। तभी मधु उसे टोकते हुए बोली। मीरा बिना कुछ कहे एकटक उसे देखने लगी। मधु ने मेहंदी के लिए चल रही तैयारियों की ओर देखा और बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं करण से मिलकर आई हूँ मीरा, और उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि उन्हें मुझसे नफरत है। उन्हें लगता है कि मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ, इसलिए अगर मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई तो मुझे उन्हें शिमला वाला सच भी बताना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उनकी नजरों से और ज्यादा गिर जाऊंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं चुपचाप अपना काम करूं और करण की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। तू मेरी दोस्त है मीरा, इसलिए मैं जानती हूँ कि तू मेरी बात समझेगी भी और मेरा साथ भी देगी ना? मीरा ने रोते हुए आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ कदम चलकर एक पिलर के पास आकर खड़ी हुई और फिर से बोली, मीरा, शालिनी आंटी ने मुझे एक माँ की तरह प्यार किया है, और रोहित की दादी ने मुझे रिद्धिमा के जितना ही प्यार दिया है, तो उनके प्यार के बदले मैं अपने स्वार्थ के लिए उनके परिवारों की इज्जत का तमाशा कैसे बना दूं? ये तो एहसान फरामोशी हुई ना। और मैं एक ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागूं जो मुझसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करते हैं? प्यार तो भगवान की पूजा होती है ना मीरा, तो क्यों मैं करण को सच बताकर अपने प्यार का अपमान करवाऊं? अगर मैंने उन्हें सच बताया तो उनकी गलतफहमी मेरे लिए और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं करण को कुछ नहीं बताना चाहती। उसकी बातें सुनकर मीरा सोच में पड़ गई। तभी मधु उसके पास आई और बोली, मैंने तुझे ये बात सिर्फ इसलिए बताई है मीरा, क्योंकि तू जानती है कि मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती। तू मेरे लिए सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी सारी दुनिया है। आज तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मीरा। आज किसी भी वजह से तू मुझसे दूर हो जाए तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगी। शट अप मधु, आज के बाद इस तरह की बकवास कभी मत करना।
इतना कहकर मीरा ने उसे अपने गले लगा लिया और फिर उसके आंसू पोंछकर बोली, तू नहीं चाहती ना कि मैं ये बात किसी को भी बताऊं? तो ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा ने उसके गाल को छुआ और बोली, और तू बिल्कुल सही है मधु, मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूँ। अगर करण तुझसे प्यार नहीं, नफरत करता है तो तुझे उसे पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं है, और न ही तुझे उसे याद करके आंसू बहाने की कोई जरूरत है, समझी तू? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्के से मुस्कुरा दी। तो मीरा फिर से बोली, तेरी खुशी के लिए मैंने तेरी बात मानी है, तो अब तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तू ये जॉब नहीं छोड़ेगी और बिना ये सोचे कि यहाँ करण की शादी है तू चुपचाप अपना काम करेगी, ठीक है? मधु ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और रुआदी सी आवाज में बोली, ठीक है, तो अब चल, जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और फिर अपना काम पूरी मेहनत से कर। चल। मीरा ने इतना कहकर उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से अपने रूम की ओर ले जाने लगी। इधर ऋषभ मधु के घर बैठा मोहन को कंप्यूटर पर फाइल चेक करना सिखा रहा था। वो माउस से क्लिक करते हुए बोला, ये देखिए अंकल, यहाँ से ये पेज ओपन होगा और मैं जो फाइल्स लेकर आया हूँ उसकी एंट्री यहाँ पर ऐसे करनी है। मोहन मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे तो ऋषभ भी मुस्कुरा दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं अंकल। मोहन ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और एंट्री करने लगे। तभी आरती चाय नाश्ता लेकर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और ऋषभ को चाय देते हुए बोली, ये लो बेटा। थैंक्स आंटी, ऋषभ चाय का कप लेकर बोला। उसने एक घूंट पिया और मधु की तस्वीर की ओर देखकर पूछा, आंटी आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते क्या? वो क्या है ना कि मैं 2 दिन से यहाँ रोज आ रहा हूँ, पर मुझे आपके बच्चे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनकर आरती तुरंत बोली, मेरा बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है और मेरी बे। इतना कहकर आरती चुप हो गई और मोहन के हाथ भी कीबोर्ड पर ही रुक गए। उन्होंने खुद को संभाला और कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी सुप्रिया की मां मीना वहां आ गई। उसे देखते ही आरती तुरंत उठकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीना आरती के पास आकर बोली, मैं बस आपसे माफी मांगने आई हूँ आरती भाभी। माफी? आरती ने हैरानी से पूछा। तो मीना सिर झुकाकर बोली, उस रोज मैंने मधु के बारे में जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, फिर भी मैंने मधु को लेकर ऐसी घटिया बातें की, जबकि शिमला में जो हुआ उसमें मधु का तो कोई दोष ही नहीं है। अगर वो सारी रात बाहर, मैंने तुम्हें माफ किया मीना, इसलिए अब तुम जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तभी आरती उसे टोकते हुए बोली। मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आरती को गले लगाकर बोली, थैंक यू आरती भाभी, जो आपने मुझे माफ कर दिया, मैं बाद में आती हूँ। आरती ने अपना सिर हिला दिया तो मीना वहां से चली गई। उसके जाते ही उसने सुकून की सांस ली और मन ही मन बोली, शुक्र है जो इसने ऋषभ के सामने कुछ नहीं कहा। पर ऋषभ ये सब सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने तुरंत लक्की को मैसेज किया। घर के बाहर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे लक्की ने उसका मैसेज रीड किया, अभी अभी जो औरत यहाँ से बाहर गई है उसके बारे में पता करो। इतना पढ़ते ही लक्की ने तुरंत चाय के पैसे दिए और मधु के घर से निकल रही मीना के पीछे जाने लगा। इधर ऋषभ चाय पीते हुए मन ही मन बोला, ये औरत मधु और शिमला के बारे में क्या कहने जा रही थी? कहीं इन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने वहां मधु के साथ क्या करना चाहा था? अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर इस बुड्ढे को पता चल गया कि वो मैं था तो ये मेरे बस में कभी नहीं आएगा। पर यह भी तो हो सकता है कि बात कुछ और ही हो। क्या सोच रहे हो बेटा, अपनी चाय खत्म करो, ठंडी हो जाएगी। तभी मोहन बोले। ऋषभ चौंक गया, उसने अपनी चाय खत्म की और फिर बोला, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है बेटा। मोहन के इतना कहते ही ऋषभ ने उठकर उनके और आरती के पैर छुए और वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। उसने घर से बाहर आते ही इधर उधर नजरें दौड़ाई और लक्की को ढूंढते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी के पास आकर लक्की को फोन किया तो लक्की ने तुरंत उसकी कॉल रिसीव की। हेलो, कुछ पता चला उस औरत का? ऋषभ ने पूछा। लक्की ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो औरत मधु की सहेली की माँ है और यही मधु के घर के पास ही रहती है। ऋषभ कुछ पल सोचकर बोला, लक्की, वो औरत मधु की माँ से शिमला के बारे में कुछ बात कर रही थी, पर शायद मुझे देखकर मधु की माँ ने बात बदल दी। पता करो कि वो औरत शिमला को लेकर क्या कहने जा रही थी। ठीक है,
तभी ऋषभ अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, तुम यहाँ उस औरत और मधु की सहेली से शिमला के बारे में पता करो, और मैं उदयपुर जाकर ये पता करता हूँ कि करण और मधु एक दूसरे को कितना जानते हैं। मैं आज रात को ही वापस आ जाऊंगा, तब तक मुझे सब कुछ जानना है, समझे? ओके। लक्की के इतना कहते ही ऋषभ ने कॉल कट कर दी और वहां से चला गया। इधर मधु और स्वीटी वकस के साथ मिलकर मेहंदी के लिए डेकोरेशन करवा रहे थे और करण अपने कमरे के बाहर खड़ा ऊपर से ही सब देख रहा था। वो मधु को देखकर मन ही मन बोला, मुझे तो लगा था कि मेरी बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है मधु, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि मेरी बातें सुनकर तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरी शादी की तैयारी कर रही हो। आज तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो अब मैं खुद को भी तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा। तभी आरव वहां आ गया। ये क्या, आप तो अभी तक रेडी ही नहीं हुए भैया, प्लीज भाई जरा जल्दी कीजिए, मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद हमें संगीत की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपके कपड़े आपके बेड पर रख दिए हैं, जल्दी से रेडी हो जाए प्लीज। तुम चलो, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। करण अपने कमरे में आकर अपनी शेरवानी उठाते हुए बोला, प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा, सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर आरव वहां से चला गया। उसने करण के कमरे से बाहर आकर नीचे डेकोरेशन करवा रही मधु की ओर देखा और बोला, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे आप दोनों के दिल की बात आपकी जुबां पर आ जाए, और इसके लिए मुझे कुछ भी करके आपको और करण भैया को एक साथ लाना होगा, पर कैसे? आरव कुछ देर वही खड़ा सोचता रहा, पर कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर मधु वहां काम कर रहे एक वर्कर से बोली, भैया दुल्हन जहां बैठकर मेहंदी लगवाने वाली है, ठीक उसके ऊपर ये फूलों का बड़ा वाला झूमर लगा दीजिए, और दुल्हन की बैठने की जगह के चारों ओर ये फूलों के पेटल्स भी सजा दीजिए। उस वर्कर ने सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर झूमर टांगने लगा। मधु वही खड़ी उन्हें झूमर लगाते देख रही थी। तभी हिमांशु वहां आकर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा मधु ये जानकर कि तुमने अपना फैसला बदल दिया है और तुम अब अपनी जॉब नहीं छोड़ रही हो। मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सर, अब मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी और अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। गुड, हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला। तभी आरव वहां आकर हिमांशु से बोला, एक्सक्यूज मी हिमांशु। उसकी आवाज सुनकर हिमांशु ने पलटकर उसकी ओर देखा। आरव अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर बोला, हाय आई एम आरव, आरव खुराना, दूल्हे का छोटा भाई। ओह हाय आरव। हिमांशु ने तुरंत उससे हाथ मिलाया। मधु भी आरव की ओर देखने लगी तो हिमांशु उसकी ओर देखकर आरव से बोला, आरव ये मधु है, ये मेरे जानता हूँ। जब इन्होंने मेरे भाई का वेलकम किया था तब इनका नाम और काम जान चुका हूँ मैं। आरव हिमांशु को बीच में टोकते हुए बोला। उसने अपना हाथ मधु की ओर बढ़ाया और बोला, जब आपने करण भैया को फूलों की माला पहनाई तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आप ही मेरे भाई की दुल्हन हो। ये सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी और उससे नजरें चुराकर बोली, पर मैं आपके भाई की दुल्हन नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही आरव हिमांशु से बोला, हिमांशु मैं अभी अभी अपने भाई के कमरे से आ रहा हूँ और मुझे उनका कमरा देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये दूल्हे का कमरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके कमरे को एक नया रंग दे और उसे डेकोरेट करवाए। मैं उनका रूम डेकोरेट करवाना चाहता था आरव, पर उन्होंने खुद मना कर दिया। उन्होंने अपने कमरे को डेकोरेट ना करने और मीडिया को शादी के किसी भी फंक्शन में न बुलाने की हमें सख्त हिदायत दी है, इसलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हिमांशु का जवाब सुनकर आरव तुरंत बोला, मुझे पता है, भैया ने सिर्फ शादी के दिन ही मीडिया को बुलाने की इजाजत दी है, पर उनका कमरा तो डेकोरेट होकर ही रहेगा। आप आपके सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को उनके कमरे में भेजिए और भैया का कमरा ठीक करवाइए, उन्हें मैं मना लूंगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी मधु को उनके कमरे में भेज देता हूँ। वो जाकर करण सर का कमरा अच्छे से देख लेगी और फिर उस रूम को दूल्हे का कमरा बना देगी। आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू। वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही हिमांशु मधु के पास आकर बोला, मधु यहाँ का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए तुम करण सर के रूम में जाओ। जी? मधु ने हैरानी से पूछा। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरव सर को लगता है कि उनका कमरा बिल्कुल भी दूल्हे के कमरे की तरह नहीं लग रहा है, इसलिए उस कमरे को डेकोरेट करना है और फिलहाल तुमसे बेस्ट ये काम कोई नहीं कर सकता।
तुम एक बार करण सर का कमरा देख लो और फिर अपने हिसाब से उसे डेकोरेट करवा दो। मधु ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया और करण के कमरे की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो मन ही मन बोली, मधु तुझे करण का सामना हिम्मत से करना होगा। उनकी किसी भी बात का असर खुद पर मत होने देना। वो कुछ भी कहे तू चुपचाप अपना काम करना और वहां से वापस आ जाना। इतना कहकर उसने हिम्मत जुटाई और करण के कमरे में पहुंची। पर कमरे में कोई नहीं था। मधु की जान में जान आ गई। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर कमरे को देखा और फिर अपने हाथ में लिए हुए नोटपैड पर लिखने लगी कि उसे रूम के लिए क्या क्या चाहिए। तभी करण नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गया। मधु को वहां देखकर पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु उसकी ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। करण ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वो रूम देखते हुए पलट गई और पीछे खड़े करण से टकराकर गिरने लगी। पर करण ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराते ही वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी ढोल बजने की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? करण ने अकड़कर उससे पूछा। मधु ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर करण को टॉवल में देखकर वो पलटकर खड़ी हो गई और बोली, आपके छोटे भाई ने आपके कमरे को डेकोरेट करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुम अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी मेरे कमरे में चली आई। तभी करण गुस्से में उसे बीच में टोककर बोला। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पलटकर करण को कोई जवाब नहीं दिया तो करण का गुस्सा और बढ़ गया। मुझे तो लगा था कि आज जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसके बाद तुम एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहोगी और आज ही यहाँ से चली जाओगी, पर तुम तो अभी भी यही हो। अपना आत्मसम्मान इंदौर में ही छोड़ आई हो क्या? मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस वक्त मेरी जरूरत मेरे आत्मसम्मान से भी ज्यादा बड़ी है, इसलिए अब मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ जो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगी। अगर आप अपनी पसंद से अपना कमरा चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके हिसाब से ये कमरा डेकोरेट करवा देती हूँ। अगर तुम्हें मेरी पसंद जाननी है तो तुम्हें कुछ देर मेरे कमरे के बाहर मेरा इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे मेरी मेहंदी की रस्म के लिए रेडी होना है। जी सर, मधु बिना उसकी ओर देखे बोली और अपना नोटपैड और पेन लेकर उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। करण मन ही मन बोला, करण तू शायद एक परछाई के पीछे भाग रहा था। मधु सच में तुझसे प्यार नहीं करती। अगर करती तो तेरे इतना कुछ कहने से उसे फर्क जरूर पड़ता। तेरी शादी की रस्में उसे दर्द जरूर पहुंचाती, पर यहाँ तो दर्द उसे नहीं तुझे हो रहा है। तू उसे दर्द पहुंचाकर खुद उससे भी ज्यादा तड़प रहा है। तू किसी को जबरदस्ती तो खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता करण, और तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू अपने ईगो की वजह से मधु को चोट पहुंचाए। पहले ही तू उस पर हाथ उठाकर खुद अपनी ही नजरों में गिर गया है और आज तो तूने उसकी मां के चरित्र पर उंगली उठाकर सारी हदें ही पार कर दी है। इससे पहले कि तू गुस्से में उसे और हट करे, तुझे मधु से दूर रहना होगा। अगर तेरी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है तो तुझे इस सच को मान लेना चाहिए और रिद्धिमा से शादी कर लेनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। उसने तुरंत अपनी शेरवानी पहनी और मेहंदी की रस्म के लिए रेडी होने लगा। मधु अभी भी उसके कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। करण ने बेड पर रखा अपना फोन उठाया और अपने कमरे से बाहर आया। वो बिना मधु की ओर देखे बोला, मेरा रूम जैसा है वैसा ही ठीक है, इसलिए तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु मन ही मन बोली, इन्हें क्या हुआ? पहले मुझे इंतजार करने के लिए कहा और अब बिना मेरी इंसल्ट किए चुपचाप चले गए। मधु कुछ देर वही खड़ी उसे जाते देखती रही और फिर उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। तभी उसकी नजर रिद्धिमा पर पड़ी, जो मेहंदी की रस्म के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चली आ रही थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मधु मन ही मन बोली, रिद्धिमा के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि वो करण से बहुत प्यार करती है। किसी से प्यार करना और उसी का साथ 7 जन्मों के लिए मिल जाना, इससे ज्यादा तो कोई भगवान से और क्या ही मांगेगा। मधु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सर ने करण सर का कमरा डेकोरेट करने भेजा था ना? श्रुति ने सोच में डूबी मधु से पूछा। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैम मैं उनके कमरे से ही आ रही हूँ। उन्होंने अपना रूम डेकोरेट करने से मना कर दिया है और कहा है कि उनका कमरा जैसा है वैसा ही ठीक है, उन्हें कोई चेंज नहीं करवाना, इसलिए मैं वापस आ गई। ओह कोई बात नहीं,
उसने मेहंदी के लिए बैठी रिद्धिमा की ओर देखा और मधु से बोली, रिद्धिमा जी बहुत सुंदर लग रही है ना। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्की से मुस्कुरा दी। तभी करण भी आकर रिद्धिमा की बगल में बैठ गया। करण को उसके साथ देखकर मधु को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। पर तभी रोहित ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो मधु? मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी है। मधु ने तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। रोहित, मेहंदी तो रिद्धिमा की है, तो मेरा यहाँ क्या काम? और वैसे भी मुझे संगीत की तैयारी करनी है, इसलिए मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। पर तभी गायत्री बोली, मधु आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो बेटा। हमने आपको कभी रिद्धिमा से कम नहीं समझा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी रिद्धिमा की तरह अपने हाथों में मेहंदी लगवाए। प्लीज बेटा ना मत कहिएगा, वरना हमें बहुत बुरा लगेगा। मधु मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दादी माँ, मैं ना नहीं कहूंगी और अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवाऊंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। पर रात में सोने से पहले मैं अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवाऊंगी। पर प्लीज फिलहाल मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करिए, पर आज जब तक आप मेहंदी नहीं लगाएगी हम सोने वाले नहीं हैं, समझी आप? जी दादी माँ। मधु इतना कहकर उनके गले लग गई। पर रोहित मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और मन ही मन बोला, बस मधु 2 दिन और। 2 दिन बाद रिद्धिमा की डोली उठते ही मैं तुमसे अपने प्यार का इकरार करूंगा और फिर सारी दुनिया के सामने इसी तरह हमारी शादी होगी और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। मधु गायत्री की ओर देखकर बोली, अच्छा दादी माँ, मैं चलती हूँ, मुझे चेक करना है कि रस्म ठीक से हो रही है या नहीं। गायत्री ने सिर हिला दिया तो मधु वहां से चली गई। पास ही अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही ममता को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर नहीं पाए। करण की फैमिली की सारी औरतें भी मेहंदी लगवा रही थी। तभी मेहंदी वाली लड़की ने रिद्धिमा से पूछा, भाई साहब आपकी हथेली में किसका नाम लिखूं? रिद्धिमा कुछ कहती उसके पहले ही ममता बोली, करण। करण नाम है मेरी बेटी के दूल्हे का, उसी का नाम लिखो। उसके इतना कहते ही मधु ने नजरें चुराते हुए करण की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके देखते ही मधु तुरंत उसके सामने से हटकर एक तरफ खड़ी हो गई। तभी ममता की नजर अपने कमरे से बाहर आ रही मीरा पर पड़ी तो उसने तुरंत उसे आवाज लगाई, मीरा यहाँ आओ बेटा। मीरा मुस्कुराते हुए उसके पास आई तो ममता उसे अपने पास बैठाकर बोली, मेरे पास बैठो बेटा। उसके बैठते ही ममता ने एक मेहंदी लगाने वाली को मीरा को भी मेहंदी लगाने का इशारा किया। मेहंदी वाली मीरा के पास आकर बैठी और बोली, लाइए बाई साहब, आपके हाथों में भी मेहंदी लगा दूं। इसे देखकर आप अपने लिए डिजाइन पसंद कर लीजिए। इतना कहकर उस मेहंदी वाली ने मीरा को मेहंदी की किताब दी। हाँ तो लगाओ ना, मुझे और मधु दोनों को ही मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। मीरा मेहंदी की किताब लेकर बोली और डिजाइन पसंद करने लगी। उसने डिजाइन देखते हुए अपने चारों ओर मधु को तलाशा। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी तो उसने मधु को आवाज लगाई, मधु जल्दी आ देख, इस किताब में वैसी ही मारवाड़ी मेहंदी की डिजाइन है जैसी तुझे पसंद है, देख। मधु अपना नोटपैड लिए उसके पास आई तो मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और ममता के बीच बैठा लिया। ये देख कितनी प्यारी डिजाइन है। मधु ने उसके हाथों से मेहंदी की किताब ली और डिजाइन देखने लगी। मेहंदी के डिजाइन देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगी। रिद्धिमा के पास बैठा करण उसे ही देख रहा था। मधु ने एक डिजाइन पसंद की और मीरा से बोली, मीरा ये तेरे हाथों में बहुत सुंदर लगेगी, तू ये वाली डिजाइन बनवा अपने हाथों में। मीरा तुरंत मेहंदी वाली से बोली, सुनो, तुम ये वाली डिजाइन मेरे हाथों में बना दो। मेहंदी वाली ने सिर हिलाया और मेहंदी बनाने लगी। मधु अपना नोटपैड लेकर वहां से जाने लगी तो मीरा ने उससे पूछा, ओए तू कितने चली, चल यहाँ बैठकर मेहंदी लगवा। नहीं मीरा, मैं अभी मेहंदी नहीं लगवा सकती, मुझे बहुत से काम है। इतना कहकर मधु वहां से चली गई। मीरा को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर मेहंदी लगवाने की उत्सुकता की वजह से वो मधु के पीछे नहीं गई। शालिनी मधु की बातों को लेकर अभी भी अपसेट थी और खोई हुई सी चुपचाप अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। करण ने उन्हें उदास देखा तो रिद्धिमा के पास से उठकर उनके पास आकर बैठा। उसने अपनी मम्मा की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप परेशान लग रही हो? शालिनी ने पहले करण की ओर देखा और फिर मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवा रही मधु की ओर देखकर बोली, करण आज तेरी मम्मा से भी मधु को पहचानने में गलती हो गई है। आज तक मुझे लगता था कि शायद मधु तुझसे प्यार
इतना कहकर उसने अपने आसपास मेहमानों को देखा और चुप हो गई। पर करण उन्हें हैरानी से देखने लगा। मम्मा, मैंने अपनी किस्मत में लिखा मान लिया है, इसलिए प्लीज आप भी मान लीजिए, क्योंकि आप मेरी दुनिया हो और मैं आपको मेरे लिए और परेशान होते नहीं देख सकता। ये शादी हो जाने दीजिए, यही सबके लिए ठीक है। मुझे मेरे हिस्से की खुशियां नहीं मिल सकती मम्मा, पर दादी को तो मिल सकती है ना। मेरी और रिद्धिमा की शादी होने से कम दादी और डैड का सपना तो पूरा हो जाएगा और मेरे लिए यही बहुत है। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, पता नहीं क्यों करण, पर मेरा दिल अभी भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो होने वाला है, कुछ हिस्सा जिससे तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएगी। इतना कहकर उसने मधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मधु ने भले इस बात से इनकार कर दिया हो कि उसके दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी एक औरत का दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैंने जो मधु की आंखों में देखा है वो झूठ था। मम्मा, मधु के दिल में क्या चल रहा है ये उसके अलावा कोई नहीं जानता, पर उसकी जुबान से वो मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी ये सच मान ले कि मधु मुझे पसंद नहीं करती। और रिद्धिमा के हाथों में जो मेहंदी लग रही है वो मेरे नाम की है। करण रिद्धिमा की ओर देखकर बोला। शालिनी मुस्कुरा दी। हमारे यहाँ दूल्हे के हाथों में भी मेहंदी लगाने का रिवाज है, इसलिए मेहंदी तुझे भी लगवानी होगी। करण आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगा, पर शालिनी उसके एक हाथ में मेहंदी लगा रही लड़की से बोली, सुनो, पहले मेरे बेटे के हाथ में मेहंदी लगा दो। जी भाई साहब। इतना कहकर उस लड़की ने करण की हथेली पकड़ी। करण मुंह बनाकर शालिनी की ओर देखने लगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसे चुप करके मेहंदी लगवाने का इशारा किया। करण कुछ बोल नहीं पाया और शालिनी को घूरने लगा। इधर रिद्धिमा की मेहंदी पूरी हो गई और वो उठकर मुस्कुराते हुए करण की ओर बढ़ने लगी, पर वो करण के पास पहुंचते उसके पहले ही एक खूबसूरत सी लड़की शार्ट स्कर्ट पहने उसके पीछे से दौड़ती हुई आई और रिद्धिमा को धक्का मारकर करण के गले लग गई। रिद्धिमा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी और उसकी सारी मेहंदी खराब हो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।